हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं राज्यों की राजनीति उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में 2022 के एमए के फोर्थ सेमेस्टर के पूरे पेपर का मॉडल आंसर दूंगी। तो ये पेपर है, पहले आप ये देख लीजिए। 2022 का पेपर है। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है लेकिन सवाल यही आते हैं। तो ये पेपर है और 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही आते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 2 साल के पेपर हैं, 2022 के और 2020 के। तो मैं वही दोनों का मॉडल आंसर आपको दूंगी। तो ये पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का कि स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतें। तो स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतें क्वेश्चन का परिचय है। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, एक ब्रिटिश शासित प्रांत और दूसरी लगभग 562 देसी रियासतें जो ब्रिटिश सम्राट की अधीनता में थी लेकिन आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र थी। जो इन पे सहायक संधि लागू था, किसी किसी से कोई अलग टाइप का वो साइन किया गया था। तो ब्रिटिश डायरेक्ट जो शासन करते थे वो अलग था, पर देसी रियासतें जो स्वतंत्र रूप में शासन कर रही थी वो अलग था। उनका विदेश प्रतिरक्षा ये सारा चीज़ ब्रिटिश के ही हाथ में था। तो स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये भारत में आना नहीं चाहते थे, ये कहीं भी नहीं आना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। जो माउंटबेटन योजना आई थी तो ब्रिटिश यही है। मुख्य भाग में पहला हेडिंग की देशी रियासतों की स्थिति 1947 में। तो ब्रिटिश राज के अंत के साथ देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे माउंटबेटन योजना के तहत कि या तो वो भारत में विलय कर लें, या वो पाकिस्तान में विलय कर लें, या वो अगर स्वतंत्र राष्ट्र बने रहना चाहते हैं। तो इस विकल्प ने अस्थिरता और विभाजन की आशंका को जन्म दिया और ज़्यादातर राष्ट्र स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इसमें सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने एक व्यापक रणनीति के तहत इन रियासतों को भारत में शामिल करने का कार्य आरंभ कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक दस्तावेज के माध्यम से अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हुई। और फिर उन्होंने बातचीत, कूटनीति और कभी कभी दबाव का प्रयोग कर भी विलय सुनिश्चित किया। जैसे हैदराबाद में तो प्रमुख जटिल मामले, कुछ रियासतें विलय को लेकर विवादास्पद रही। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो हैदराबाद का तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत विलय करा लिया गया और सैन्य कार्रवाई करके, लेकिन कश्मीर का मामला फंसा था। तो जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, जबकि जनता भारत के पक्ष में थी, क्योंकि नवाब मुस्लिम थे पर जनता ज़्यादातर बहुमत में हिंदू थी। तो इसीलिए जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ भी भारत में सम्मिलित हो गया। हैदराबाद में था कि जनता ज़्यादातर, नवाब जो थे वो कहीं शामिल नहीं होना चाहते थे, वो स्वतंत्र ही रहना चाहते थे। और लेकिन जन आंदोलन शुरू हो गए ये दोनों जगह। तो व्यापक स्तर पे जन आंदोलनों को नवाबों ने दबाने की भी कोशिश की, पर फिर सरदार पटेल के कूटनीति से ये लोग भी आ गए भारत में। पर कश्मीर में राजा हरि सिंह ने थोड़ी देर कर दी। पहले उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन पाकिस्तान से हमला होने के बाद भारत से सैन्य सहायता मांगी और फिर विलय पत्र यानी कि वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और फिर उनका भी विलय करा लिया गया। और ये जो हेडिंग में आंसर्स है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपको उतने नंबर नहीं मिलते जितने पॉइंट्स में लिखने पे मिलते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 2-3 पॉइंट्स और लॉन्ग टाइप में कम से कम 8 हेडिंग के साथ अगर आप लिखते हैं तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि फिर वही होता है कि आदमी कहता है कि हमने लिखा इतना और हमें नंबर नहीं मिला, क्योंकि वो लोग पैराग्राफ पढ़ने का उनके पास वक्त कहाँ है। जो हेडिंग में लिखा है उनको ऊपर ऊपर से लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है, इसको नंबर दे दो। तो आपको अपने आंसर को खुद दूसरों से अलग बनाना होगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो चौथा यही है, रियासतों का पुनर्गठन और एकीकरण। विलय के बाद कई छोटी छोटी रियासतों को एकीकृत कर बड़े प्रशासनिक राज्य बनाए गए। सौराष्ट्र, काठियावाड़, मध्य भारत, राजस्थान आदि का पुनर्गठन हुआ। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
और ये हमारा पहला सिलेबस का पहला यूनिट यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब राज्य कैसे ये सब हुआ, राज्यों का पुनर्गठन। तो सबसे पहला जो वो बना था एस.के. धर समिति, उसने मना कर दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्यों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इससे अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी और विभाजन होगा देश में। उन लोगों ने साफ साफ इस बात को मना कर दिया था। और उसके बाद फिर दूसरी समिति बनाई गई थी, जे.वी.पी. समिति, जिसमें जे.वी.पी. समिति में ये हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन इन्होंने भी मना कर दिया। फिर जो श्री रामलू थे, जिनका मद्रास में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए हड़ताल पर मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद फिर लोगों ने रियलाइज़ किया, तो एक नई समिति बनी, फजल अली आयोग। ये वही समिति है। तो इसी समिति ने भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व दिया जाना चाहिए ऐसा कह के भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए हाँ किया था, जिसके तहत बहुत सारे राज्य बने। सबसे पहला आंध्र प्रदेश ही बना, 7वें संविधान संशोधन से इसको स्वीकार किया गया, और सबसे पहला 1953 में आंध्र प्रदेश बना, वहाँ मद्रास से अलग होकर के। और फिर वही महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, नागालैंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब से अलग होकर बना, हिमाचल प्रदेश बना, और नागालैंड असम से अलग होकर बना। उसके बाद फिर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बने, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बने, गोवा शामिल हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार से अलग हुए, तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के अभी हाल 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बना दिया गया, लद्दाख को राज्य बना दिया गया या यूटी। कहने का मतलब है कि ये जो भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग की गई, ये सब उसके देन है, वरना पहले ऐसी मांगों को वो कर दिया गया था। मतलब हमारे सिलेबस की यूनिट 1 में ये चीज़ है, तो हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है राज्य पुनर्गठन आयोग या ये राज्यों की राजनीति के बारे में, तो मैं पढ़ा नहीं रही। मेरा मेन फोकस है एग्ज़ाम में नंबर कैसे आएगा, तो मैं आंसर का मॉडल आंसर दे रही, क्योंकि 50% क्वेश्चन मैंने जहाँ तक देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था, तो 2024 का तो हमें नहीं, मतलब हम कुछ कर पाएंगे। इस बार तो लिखने वाला पेपर होगा, तो इसीलिए हम 2022 का पहले ले रहे हैं। 23 का पेपर अवेलेबल नहीं था, और फिर आगे और पेपर करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का भारत में सफल विलय भारतीय एकता का अद्वितीय उदाहरण है। सरदार पटेल की निर्णायक नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ ने इस कठिन कार्य को शांतिपूर्वक पूर्ण किया। इससे भारत एक मजबूत संगठित राष्ट्र के रूप में उभर सका। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में गिनी चुनी 4-5 देशी रियासतें गई थी, बाकी सब भारत में आ गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो है कि आप जाके देख लीजिएगा, मैंने पेपर सेंड दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण। तो ये तो उसी पहले वाले क्वेश्चन का शॉर्ट टाइप आंसर है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें बस एक ही चीज़ आपके काम की है, ये नहीं है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसी का, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो। स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन के कारण दूसरा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है कि हमें कुछ कोटेशंस देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम कोटेशंस नहीं दें तो हमारा आंसर उतना ज़्यादा ना वो नहीं होता है प्रभावशाली। कोटेशंस पे डायरेक्ट नंबर मिल जाते हैं। तो है यही कि हमारी पहली और प्रमुख आवश्यकता है भारत को एक एकीकृत संप्रभु राष्ट्र बनाना, और ये कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कश्मीर का विलय एक असाधारण ऐतिहासिक क्षण था जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि था, ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आप हर जगह आंसर में डाल सकते हैं जहाँ जहाँ इन दोनों का जिक्र हो। फिर इसका आंसर है, जो क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण, तो पुनर्गठन क्यों किया गया, मतलब ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो ना हो, इतनी सारी समितियाँ क्यों बनाई गई। तो हमारी पहली और प्रमुख आवश्यकता है भारत को एक एकीकृत संप्रभु राष्ट्र बनाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक संगठित, सशक्त और प्रशासनिक रूप से कुशल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना आवश्यक था। 1947 में भारत का नक्शा
राजनीतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत जटिल था। इस परिस्थिति में राज्यों के पुनर्गठन की मांग निरंतर बढ़ती ही गई। जन आंदोलन बहुत व्यापक हो गए थे। इस प्रक्रिया की परिणति 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में हुई। तो मुख्य भाग मतलब संविधान का 7वां संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम ऐड किया गया। इसके मुख्य भाग में हम हेडिंग लिखेंगे। पहला, भाषाई आधार पर पहचान की मांग। स्वतंत्रता के बाद कई क्षेत्रों में भाषाई पहचान के आधार पर राज्य की मांग की और तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषी समुदायों का तर्क था कि प्रशासन और सांस्कृतिक विकास के लिए भाषाई समानता आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में प्रशासन की इकाइयाँ भाषाई आधार पर बननी चाहिए ताकि जनता अपने में अपनापन महसूस करे। जैसे यूपी, बिहार के ज़्यादातर लोग हैं, जब भी वो कोई काम करने जाते हैं तो ज़्यादातर फॉर्म से लेके हर एक चीज़ इंग्लिश में होता है। बैंकों में हमने देखा है कि लोग लेके घूमते रहते हैं कि कोई तो हो जो हमारा फॉर्म फिल कर दे। तो ये सब प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता। भारत में पहले बने कई राज्यों की सीमाएं ऐतिहासिक या रियासती आधार पर थी, जो प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवस्थित थी। मतलब इतने बड़े बड़े राज्य थे, उनको व्यवस्थित कर पाना, उसके प्रशासन को संभालने में ही सारा का सारा खर्च लग जा रहा है, सरकार लग जा रही है, पूरा फोर्स लग जा रहा है, पुलिस बल। तो फिर उस राज्य का विकास कैसे होगा? लोगों तक, एकदम जनता तक लोग कैसे पहुंचेंगे ज़मीनी स्तर पे? ये मुद्दा था। तो भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन से प्रशासन को अधिक संगठित, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया जा सकता था। और तीसरा है राजनीतिक दबाव और आंदोलनों का उभार। तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल आदि क्षेत्रों में भाषाई राज्यों के लिए जन आंदोलन होने शुरू हो गए थे उस वक्त। 1952 में वही श्री रामलू जी की भूख हड़ताल में मृत्यु होने के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया फजल अली आयोग की सिफारिश पे, जिससे अन्य भाषाई समूहों को भी प्रेरणा मिली। तो राष्ट्रीय एकता की रक्षा। शुरुआती दौर में नेहरू और पटेल भाषाई आधार पर राज्यों के पक्ष में नहीं थे। जेवीपी समिति की रिपोर्ट में उन लोगों ने मना भी कर दिया था कि राज्यों का गठन सिर्फ प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, ना कि भाषा, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलेगा। परंतु यह भी समझा गया कि अगर जनता की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान नहीं मिला तो असंतोष राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में स्वीकार भी किया, जब आंध्र के आंदोलन में श्री रामलू की मृत्यु हो गई, कि हम राष्ट्रीयता को दबाकर क्षेत्रीय पहचान को नहीं मिटा सकते, हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। क्षेत्रीय स्तर पर लोग महसूस करें कि वो इसी राष्ट्र के हैं और उनका सम्मान है, उनके संस्कृति और भाषा का सम्मान है, तो ये करना ज़रूरी था। और क्योंकि हम इतने विविधतापूर्ण राष्ट्र हैं, तो एक ऐसे राष्ट्र को जोड़ के रखने के लिए ज़रूरी है कि सबको उसकी संस्कृति, धर्म, जाति, नस्ली पहचान को सम्मान दिया जाए। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और लचीलापन दर्शाती है। भाषाई और प्रशासनिक संतुलन बनाकर भारत ने विविधताओं को स्वीकार कर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया। यह कदम भारतीय संघवाद को व्यावहारिक और जनता के निकट लाने में निर्णायक सिद्ध हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन था, राज्य राजनीति में जनमत के महत्व की विवेचना कीजिए। तो राज्यों का राजनीति हमारा स्पेशल टॉपिक है। तो जनमत का महत्व यानी कि पब्लिक ओपिनियन ये है, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं वही तय करता है। तो लोकतंत्र में जनमत वह आधार है जो शासन की दिशा और स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य राजनीति में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह न केवल चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है, बल्कि नीतियों, विधायिका के कार्यों और राजनीतिक दलों की रणनीतियों को भी दिशा देता है। राज्य स्तर पर जहाँ स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय अस्मिता और जाति समीकरण अहम होते हैं, वहाँ जनमत सत्ता के संतुलन को बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर पार्टियों का गठन इसीलिए होता है, आगे हम देखेंगे। तो मुख्य भाग आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। परिचय आपको एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, परिचय डाल सकते हैं, पर मुख्य भाग नहीं डालना है। डायरेक्ट परिचय के बाद हेडिंग्स डालनी है। और मतलब एक क्वेश्चन को पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, कुछ हेडिंग्स के साथ और निष्कर्ष के रूप में इसलिए तैयार किया जाता है कि आप एक बार ये चीज़ों को पढ़ लो और आप नोट करो बस निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन और मुख्य भाग के हेडिंग्स।
ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज में ये सब ख़त्म हो जाएगा, एक पेज में आपका ज़्यादा नोट्स नहीं बनेगा, और आप इसको बार बार रिवाइज़ करके अंदर का बॉडी अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं, रिवाइज़ कर चुके हैं, तो आप अपने आप लिख के आ जाएंगे, टाइम भी बचेगा और हेडिंग प्रभावशाली रहेगा तो नंबर अच्छा मिलेगा। और जो कोटेशंस हैं उन्हें ज़रूर लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो जनमत जो है वो चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। जनमत का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। जनता की राय यह तय करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और विकास के मुद्दों पर आधारित जनमत ही चुनावी परिणामों को दिशा देता है। नीति निर्माण में दबाव का साधन। नीतियों के निर्माण में राज्य सरकारें जनभावनाओं को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनाती हैं। यदि कोई निर्णय जनता की भावनाओं का विरोधी हो तो मीडिया और आंदोलनों के माध्यम से उत्पन्न जनमत सरकार को उसे बदलने पर मजबूर कर सकता है। जैसे जो किसान बिल आया था वो जनता की भलाई के लिए था, पर वो लोग समझ नहीं पाए और आंदोलन करके सरकार को बदलने पर मजबूर कर दिए। तो उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जल विवाद, मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनमत निर्णायक भूमिका निभाता है। तो क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण। जब राष्ट्रीय दल जनहित की बातों की अनदेखी करता है तो क्षेत्रीय जनमत स्थानीय दलों को समर्थन देकर उन्हें सत्ता में लाता है। जैसे बिहार में राजद, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इसी उभार का परिणाम है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी ये सब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सरकारें हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पे बाकी लोगों का दबदबा है और सामाजिक आंदोलनों को भी बल मिलता है। तो जनमत सामाजिक आंदोलनों को वैधता और शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राज्य स्तर पर जब जनभावना प्रबल होती है तो वह आंदोलनों का रूप ले लेती है। हमारे यहाँ भी हो। इन आंदोलनों का राजनीतिक दलों पर सीधा असर पड़ता है। बेरोजगारी को लेकर के, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, शिक्षा, किसी चीज़ को लेकर अभी किसी पर फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लोग बस ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, आगे चल के हो। मीडिया और जनमत का संबंध। तो मीडिया का तो पता नहीं आजकल के, पर जो स्वतंत्र सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, यूट्यूबर जितने भी हैं, वो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया के माध्यम से जनमत निर्मित होता है और राजनीतिक दल उसकी प्रतिक्रिया में अपने अभियान और घोषणा पत्र तैयार करते हैं। घोषणा पत्र वही होता है जो चुनाव से पहले वो लोग वादे करते हैं और पूरा कुछ नहीं करते। सोशल मीडिया ने हाल के वर्षों में इस प्रभाव को और व्यापक बना दिया है। निष्कर्ष में आप देख सकते हो कि राज्य राजनीति में जनमत लोकतंत्र की आत्मा है। यह सरकार की जवाबदेही तय करता है, सत्ता के बदलाव को संभव बनाता है और नीतियों को जनोन्मुखी बनाने में सहायता करता है। ये सब बातें बहुत बार हो चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ये सारी बातें एकदम सही हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जनमत ही वह ताकत है जो राजनीतिक दिशा और भविष्य दोनों को तय करती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और जनमत उसके सामूहिक राजनीतिक चेतना को दर्शाता है। यह न केवल चुनाव का निर्णय करता है बल्कि नीति निर्माण, दलों की रणनीति और शासन की दिशा को भी प्रभावित करता है। और इसके कोटेशंस हैं कि जो अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी का फेमस डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, की लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये सब हम ऊपर लिखते अगर परिचय में या मेन बॉडी में तो बहुत इफेक्ट डालता। फिर जनमत, जनमत वह सामूहिक राय है जो किसी विशेष समय पर किसी विषय या नीति के प्रति आम जनता के प्रति दृष्टिकोण को प्रकट करती है। मतलब इंट्रोडक्शन में आप 2 लाइन कम लिख दो, पर ये लिख दो इंट्रोडक्शन के पहले या बाद में, ये सब मतलब यहाँ भी लिख दो कि हाँ किसी विचारक के अनुसार किसी का भी नाम दे दो। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जनता की आकांक्षाएं ही लोकतंत्र की दिशा तय करती हैं। मतलब अगर आप इतना कर देते हो तो फिर मतलब आप समझ लो कि आपका 1-2 नंबर बढ़ गया। मतलब टीचर को लगेगा कि इस बच्चे ने बस पढ़ा नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा है, और ये सब बस 2-3 रिवीजन का दे रहे हैं, सब याद हो जाता है। तो फिर मतलब ये एक और वो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं? तो मतदान व्यवहार मतलब आपको ये नहीं लिखना है कि परिभाषा, आप ये लिखो कि मतलब किसी का भी नाम ले दो, ग्रामसी, मतलब कोई भी किसी का भी जो लोग लोकतंत्र के बारे में कुछ बोले हैं कि इनके अनुसार मतदान व्यवहार वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतदाता विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होकर मतदान करता है। एकदम से ईजी है। उसके बाद फिर MG स्मिथ के अनुसार, अब कौन जानता है ये सब किस, मतलब ये सब तो रियल है पर ऐसा करा जा सकता है, वहाँ नाम नहीं याद आ रहा है, किसी का भी नाम लिख दो, एग्जामिनर को भी नहीं पता, यकीन मानो नहीं पता। तो वोटिंग बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट, वाई दे वोट दैट वे एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दो चॉइसेस। मतलब मतदान व्यवहार इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे मतदान करते हैं, वो उसी इंसान को क्यों मतदान कर रहे हैं और उनकी जो चॉइसेस हैं उनका इम्प्लीकेशंस वो प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फिर इसका मेन बॉडी, वहाँ मुख्य भाग लिखना नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए है, तो आपको बस वहाँ हेडिंग लिखना है। सामाजिक कारक जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और भाषा जैसे राज्य तत्व स्तर पर मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में यादव, दलित, मुस्लिम समुदायों का झुकाव विशेष राजनीतिक दलों की ओर देखने को मिलता है। जैसे यादव, मुस्लिम ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ, दलित लोग बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ, ऐसे। तो आर्थिक स्थितियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की दर जैसे आर्थिक मुद्दे मतदाता के निर्णय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब जनता को आर्थिक असंतोष होता है तो वह सरकार बदलने का निर्णय भी ले सकती है। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक दलों का प्रदर्शन और नेतृत्व, राजनीतिक दलों की नीतियाँ, घोषणा पत्र तथा नेतृत्व की छवि भी मतदाताओं को प्रभावित करती है। एक मजबूत और ईमानदार नेतृत्व मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में जनता की चेतना ही सच्ची शक्ति है जो नेतृत्व को वैधता प्रदान करती है। तो आप सोचो, एग्जामिनर को लगेगा ये तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, तो आपको 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। फिर स्थानीय मुद्दे, राज्य स्तर पर सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी स्थानीय समस्याएं मतदाताओं के निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हाँ, मतलब बिजली फ्री हो गया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई, अच्छी कानून व्यवस्था हो गई, सड़क अच्छी मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो क्यों नहीं उस पार्टी को वोट दिया जाए। फिर मीडिया और प्रचार का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रचार अभियान मतदाताओं की राय को गहराई से प्रभावित करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से। फिर प्रचार तकनीक और छवि निर्माण आज के युग में अत्यंत निर्णायक बन गया है। मतलब किसी का भी इमेज ख़राब करना है या बनाना है, बस एक वीडियो काफ़ी है। और फिर निष्कर्ष, मतदान व्यवहार का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि मतदाता केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सूचनाओं से भी प्रभावित होता है, जो एकदम सही बात है। और राज्य राजनीति में यह व्यवहार जाति समीकरणों, क्षेत्रीय अस्मिता और विकास की अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। अतः मतदान व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप और परिणामों को निर्धारित करने वाली एक केंद्रीय प्रक्रिया है। ये 4 सवालों के जवाब हो गए। और अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगी, ये बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर इसको तैयार कर लीजिए पढ़ाई के बाद, सारी समझ के बाद कुछ हेडिंग्स, कुछ कोटेशंस, कुछ परिचय और निष्कर्ष डायरेक्टली याद रहने चाहिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, वरना सब पढ़ा भूल जाता है वहाँ पे। ठीक है, बाय बाय। कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिएगा तो कमेंट करिएगा। टेक केयर।